जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही ना कर सके। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आपने अभी अभी जो वीडियो देखा, उस वीडियो में जिस शख्स को आप देख सुन रहे थे, वह पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जैद जमन हमीद है, जिसे आमतौर पर जैद हमीद के नाम पर ही जाना जाता है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी आर्मी का चहेता सलाहकार और बोल्ड स्पीकर जैद हमीद का कहना है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन इसलिए किया है, यूक्रेन का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि आने वाले समय में वह पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की योजना बना रहा है। यह जो कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए भारत हमला नहीं करेगा, इसे जैद हमीद पाकिस्तानियों की गलतफहमी मानते हैं। उनका कहना है कि मोदी कुछ भी कर सकता है। जैसे भारत में नारा चलता है मोदी है तो मुमकिन है, वही बात जैद हमीद कह रहे हैं, मोदी है तो यह युद्ध भी मुमकिन है। आप सुनिए उन्होंने और क्या कहा। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरानी वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। जैद हमीद ने जो लाल टोपी पहन रखी है वह टर्किश मुस्लिम टोपी है। भारत में जब टर्किश खलीफा को हटाने के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चला था तो मुस्लिम आंदोलनकारी यही लाल टोपी पहनते थे। बाद में खिलाफत आंदोलन हिंदुओं के कत्ले आम में तब्दील हुआ और 10 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया। जैद घोर भारत विरोधी हैं, घोर हिंदू विरोधी हैं। वह भारत के खिलाफ इतना बोलते और लिखते हैं कि ट्विटर ने उसके ट्विटर हैंडल को भारत में प्रतिबंधित कर रखा है, यानी भारत के नागरिक उसके ट्विटर हैंडल को देख नहीं सकते कि वह क्या लिख रहा है। जैद ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की योजना बनाई है और उसकी पूरी तैयारी कर ली है। वह पूरी फौज की तैयारी के बारे में भी विस्तार में बता रहे हैं। भारत में इसकी कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान को किस तरह का डर सता रहा है, आप जैद हमीद का यह पूरा वीडियो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत पाक के बीच चल क्या रहा है। आप पूरा वीडियो सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पाकिस्तान में कितना भय है मोदी को लेकर। बहुत सारे लोग मुझसे यह सवाल कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग तो यूरोप में हो रही है, आप उसके बारे में इतना फिक्रमंद क्यों हैं? आप इतनी गहरी निगाह उस पर क्यों रखे हुए हैं? यहां तक बाज लोगों ने एतराज कर दिया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है आपका, और आप बिला वजह एक ऐसी जंग में खामखा हसासियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यह बहुत खुदकुश सोच है। यूक्रेन की जंग के बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। इस जंग के 2 बड़े बड़े पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो जंग इस वक्त यूरोप में लड़ी जा रही है वो किसी भी लम्हे भड़क कर एक आलमी जंग बन सकती है, और अगर आलमी जंग बनी तो क्या उसका असर पाकिस्तान या मुसलमान दुनिया पर नहीं होगा? और दूसरा अहम तरीन पहलू उसका यह है कि जिस अंदाज में वो जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है।
और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और जो खुदकुश पॉलिसीज यूक्रेन ने बनाई हैं, कमोबेश तमाम वही खुदकुश पॉलिसीज पाकिस्तान की रियासत भी बना रही है। लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब वो तो रूस और यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है और इंडिया रूस नहीं है। क्योंकि अगर ये जंग आलमी जंग में भड़क गई तो मुझे बताइए क्या इससे पाकिस्तान पे इफेक्ट नहीं आएगा? इस वक्त भी हमारे 1000-2000 बच्चे वहां फंसे हुए हैं और एक कयामत मची हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सबको पता था, हर अंधे गूंगे बहरे को पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई फैसले किए, ना इन्होंने वक्त से पहले अपने लोगों को नहीं। वही ड्रामा जो यमन में हुआ था, पता था जंग होने वाली है, सऊदी अरब हमला करने वाला है, सारे पाकिस्तानी यमन में बैठे रहे और जब हमला शुरू हो गया फिर चीखे मारते रहे, हुकूमत हमें निकाल नहीं रही। आपको याद होगा पीआईए के जहाज भेजने पड़े थे, हुदैदा से निकाला उनको, एक क्राइसिस हो गया था, सैकड़ों पाकिस्तानी यमन में फंस गए थे। भाई जब पता है जंग शुरू होने वाली है, सऊदी अरब तुम्हारा इत्तेहादी है, उसने बताया कि हम जंग करने जा रहे हैं, तो लोग वक्त पे क्यों नहीं निकाले? यही हाल यूक्रेन में किया इन्होंने। ये हमारी फितरत है कि जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो फिलहाल भी हजारों सैकड़ों पाकिस्तानी वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कहा कि ये जंग किसी भी लम्हे भड़क कर आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। और अगर इस वक्त इन लोगों ने चाइना और ताइवान की जंग करवा दी तो सोचें फिर क्या होगा। चाइना और ताइवान की जंग भी तैयार रखी हुई है और रूस इस वक्त वही किरदार अदा कर रहा है ऑलमोस्ट जो 39 में हिटलर ने किया था। एक आइडियोलॉजी है उसकी, एक्सपेंशन है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। किस मुल्क की नहीं है? चाइना की भी एक्सपेंशनिस्ट है, इंडिया की भी अखंड भारत है, टर्की भी चाहता है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा। हर मुल्क इस वक्त, जिसमें अमेरिकन भी यही चाहते हैं, जिस मुल्क के पास ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो अपनी सरहदों के अंदर नहीं बैठता, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। पाकिस्तान यूक्रेन से कई $100 मिलियन की तिजारत हर साल करता था। हम वहां से हर चीज मंगवाते हैं, यूक्रेन से गंदम भी आती है हमारी, और टैंकों के इंजन भी आते हैं, टैंक अपग्रेड भी होते हैं, और उसके अलावा भी हजारों चीजें इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की हम यूक्रेन से लेते हैं। अब क्या होगा पाकिस्तान में अगर वो चीजें नहीं आएंगी या महंगी आएंगी, हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका? क्या हुकूमत ने इसकी कोई प्लानिंग की? वो तो अपने बच्चे नहीं निकाल सके वहां से, ये क्या प्लानिंग करेंगे? यही बात है, हम लोग तो खुदकुशी करने के शौकीन लोग हैं। हम जब तक पानी सर से ना गुजर जाए और पूरी कौम चीखे ना मारे, उस वक्त तक हुकूमत कुछ नहीं करती। हमारे फॉरेन ऑफिस को क्यों नहीं पता चला? इन्होंने पहले आपको कहा था कि ये अमेरिकन अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगे, वो निकल गए। इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, जल्दी निकल गए। अफगानिस्तान में सिविल वॉर होगी, वो भी नहीं हुई। इनकी तो हर जियोपॉलिटिकल असेसमेंट गलत है, तो इन पर मैं कैसे एतबार कर लूं? कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं, ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन में, धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। बात यही होती है, एटमी दौर भी हो तो उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए कन्वेंशनल जंगें ही हो रही हैं। यही रूस और अमेरिका और पूरा यूरोप जो है वो सीरिया के अंदर और इराक में एक दूसरे के खिलाफ लड़ता रहा है। खासतौर पर सीरिया में कोई एटमी जंग नहीं हुई इनके दरमियान। ये जो डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये सारी डॉक्ट्रिन भग से उड़ गई है आज यूरोप में कि नेटो और रूस के दरमियान जंग हो रही है इस वक्त, और नेटो जो है वो खौफ के मारे पीछे हट गया। रूस ने परवाह नहीं की, वो पूरी एग्रेशन के साथ अंदर गया, उसने पूरी पावर इस्तेमाल की अपनी, और थ्रेट इस्तेमाल किया कि अगलों को उसने घुटनों पे लिया। पूरा नेटो घुटने पे आ गया खौफ के मारे। और यही सब कुछ वो है कि जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही ना कर सके। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया, और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया।
क्यों उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया, रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी, वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरानी वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। यह एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है। जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का, जब एक बहुत बड़ा मुल्क रूस जैसा मुल्क पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है, जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमजोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी यह बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए, और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी के फर्स्ट साल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा डीएचए में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज डीएचए फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल बीआरबी के नाम के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ। इंडियंस भी यही प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उनकी। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे आर्मर के लिए अपने अर्बन एरियाज में मूव करना मुश्किल होगा, दुश्मन हमारे अर्बन एरियाज में दाखिल हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको एटीजीएम्स चाहिए, सैम्स चाहिए। वो अर्बन वॉरफेयर जो सियालकोट के खुले मैदानों में आप पहले 65 में कर चुके, अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि बिल्टअप एरिया बहुत ज्यादा है। इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे टीटीपी हो, बीएलए हो, एमक्यूएम हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानीज हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रही है ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुष्ट हमले होने शुरू हो गए तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस हो, हमारा फ्यूल कहां से आएगा? क्या आपने लोगों को कहा है कि अपने घरों में खुराक और गले के जखीरे रखो, छत पे सोलर पैनल रखो? क्या आपने ट्रेन किया है सिविल डिफेंस और नेशनल गार्ड और नेशनल कैडेट कोर जो हुआ करती थी एक जमाने में, आपने बंद करवा दी 20 साल पहले? किस लिए? हमारे नौजवान टिकटॉक खेलते रहते हैं। फॉर गॉड सेकंड को खींच के निकालो, नेशनल कैडेट कोर की तरबियत करवाओ, डिसिप्लिन करो, ऑर्गेनाइज करो, इनको यूनिट्स में और बटालियन में तकसीम करो ताकि वक्त आने पर काम आ सके। ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जाहिल हुकूमतें अपनी कौम को इस तरह मरवाती हैं। पाकिस्तानी कौम से, मिलिट्री क़यादत से, जीएचक्यू से मैं कहूंगा फॉर गॉड से कि हिमाकत न करना। तुम कर रहे हो ये हिमाकतें, अपनी कौम को मरवाओगे। मैं हर लेवल पर बात करता हूं जाके, एक ही बात जवाब मुझे मिलता है, इंडिया हमला नहीं कर सकता। क्यों? आपको उसने लिख के गारंटी दी है हमला नहीं करूंगा। 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। दूध का जलास छाछ भी फूंकता है। हिमाकत और जहालत ना करो दोबारा। दुश्मन हमारा कमीना भी है, मक्कार भी है, ताकतवर भी है और हमारी सफे में गद्दार भी है। जब ये कॉम्बिनेशन, और हमारे हुक्मरान अहमक भी है।
और जब ये कॉम्बिनेशन हो ना, फिर बड़ी जोर की मार